सुपरमैन डार्क साइड को अपनी फुल पावर से पंच मारे, बैटमैन मोबियस चेयर पर बैठकर गॉड ऑफ नॉलेज बन जाए और शज़ैम पूरी दुनिया को बचाने के लिए बॉम्ब लेकर ऊपर आसमान में जाए और चिल्लाए शज़ैम। डीसी कॉमिक्स में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं और मेरे जैसे कट्टर डीसी फैंस चाहते हैं कि ये मोमेंट्स कभी ना कभी हमें मूवी में जरूर दिखे। अब ऐसा तभी पॉसिबल है जब जेम्स गन का डीसी यूनिवर्स अपने पैर जमाए, और शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसे देखकर फैंस के मन में भी उम्मीदें जाग रही है। जहां इस साल पहली बार डीसी ने मार्वल को भी पछाड़ा है बड़े पर्दे पर इसके साथ साथ और भी कई एविडेंस निकल कर आ रहे हैं कि कैसे डीसी आने वाले टाइम में सुपर हीरो जॉनरा को रूल कर सकता है। सबसे पहले उस लॉन्च की बात करते हैं जो लैंड कर गया। तो जब ये खबर सबके सामने आई थी कि जेम्स गन को उनके दोस्त पीटर सैफरन के साथ नए डीसी यूनिवर्स को संभालने के लिए चुना गया है, तो उस वक्त ये अनाउंस किया गया था कि नया बनने वाला डीसीयू एक इंटरमिक्सिंग वाले पैटर्न में चलेगा, जहां शोज, मूवीज, एनिमेशंस सब कुछ इंटरकनेक्टेड होंगे। और ये बात अगले 1.5 साल में ही डिलीवर कर दी गई। जब क्रिएचर कमांडोज हम सबके सामने आया तब हमने देखा कि जो एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को वॉइस दे रहे हैं वही उन कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन में प्ले करते हुए भी दिखेंगे। और सुपरमैन में हमने फ्रैंक ग्रिलो को एज रिक फ्लैग सीनियर देख भी लिया, यानी कि दोनों ही मीडियम के बीच के ट्रांजिशन को सीमलेस रखा गया। ना कोई चेंजेस, ना कोई रिकास्ट, पर गजब की बात आगे आती है। तो क्रिएचर कमांडोज के ठीक बाद आई सुपरमैन, जिसने पूरे के पूरे डीसीयू के टोनल बेसलाइन को एस्टैब्लिश कर दिया, जो है ह्यूमैनिटी और होप, थोड़ा सा वियर्डली कॉस्मिक पर कैरेक्टर ड्रिवन। और ये मूवी आते ही डीसीयू को बैनर में टॉप पर ले गई। और लोग भले ही सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस फिगर्स को मैन ऑफ स्टील से कंपेयर कर ले, पर ये मूवी मैसेज लेकर आती है कि काइंडनेस नया पंक रॉक है। अब मूवी देखने के बाद ऑडियंस सुपरमैन कॉमिक्स ढूंढ रहे हैं, क्रिप्टो को ऑन स्क्रीन देखकर डॉग अडॉप्शन बढ़ गए हैं और सुपरमैन फिर से सिंबल ऑफ होप बन चुका है। तो किसी भी दिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सुपरमैन मूवी विन लेकर जा रही है। पर अभी इसके बाद आई पीसमेकर सीजन 2 अपने रिलीज से पहले ही 98% के रोटन टोमेटो स्कोर पा चुकी है। तो प्रोजेक्ट्स तो बैक टू बैक बैंगर आ रहे हैं। पर क्या आपने एक पैटर्न नोटिस किया? यहाँ पहले एक एनिमेशन आया, फिर मूवी, अब उसके बाद एक सीरीज आई। और अगर आप आगे देखोगे तो पीसमेकर के सीजन 2 के बाद क्रिप्टो सेव्स द डे नाम की एनिमेटेड शॉर्ट आएगी, उसके बाद फिर सुपरगर्ल की मूवी और फिर लैंटर्न सीरीज। तो डीसीयू एनिमेशन, मूवी और सीरीज इस ऑर्डर के साइकिल में चल रहा है, जहां अगर आप पूरे स्लेट को बिछा कर देखोगे तो आप आगे भी यही पैटर्न नोटिस करोगे। तो इसीलिए मैंने इस रीजन को ये नाम दिया, क्योंकि डीसीयू एक्चुअली वही कर पा रहा है जो उन्होंने अपने लॉन्च के दौरान प्रॉमिस किया था, और उनके इस पैटर्न की कंसिस्टेंसी से ही लेजिटिमेसी भी आती है। अब बात करते हैं क्रिएटिव साइड की। अब इस रीजन की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हम सब जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज अब अपने क्रिएटिव ऑफिशियल्स की साइड से बहुत परेशान चल रहा है। अच्छे राइटर्स अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, टेस्ट स्क्रीनिंग पता नहीं कहां हो रही है, जो टैलेंटेड डायरेक्टर्स अपना विजन सामने नहीं रख पा रहे हैं। पर अगर हम बात करें डीसी स्टूडियोज की, तो आप इनके एक बार क्रिएटिव ऑफिशियल्स का रोस्टर सुनकर देखो। हम डीसी यूनिवर्स में यहाँ टॉम किंग की बात कर रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ा नाम है कॉमिक इंडस्ट्री में, जिन्होंने बैटमैन से लेकर वंडर वुमन, रॉरशैक और कई सारे डीसी कॉमिक्स लिखे हैं। और यही इंसान लैंटर्न्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके साथ साथ जेम्स गन ने मेंशन किया था कि वो टॉम किंग के इनसाइट को मांगते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं ड्रू गॉडार्ड की, जिन्होंने द मार्शियन और नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल के भी स्क्रीन प्ले राइटर रह चुके हैं। उनके बाद क्रिस्टीना हॉडसन, जिन्होंने बर्ड्स ऑफ प्रे और द फ्लैश लिखा था। और उनके बाद जो बड़ा नाम है वो है क्रिस्टल हेनरी, जिन्होंने वॉचमैन टीवी सीरीज लिखा है। और जेरेमी स्लेटर, जो कि मून नाइट के राइटर रह चुके हैं। सबके सब फिलहाल पार्ट है डीसीयू का। और ये टीम कोई रैंडम नहीं है, जेम्स गन ने खुद से इन लोगों को चुन के यहाँ रखा है। ये सभी कॉमिक बुक, मूवीज और सीरीज की फील्ड में बहुत ही जाने माने और स्टैब्लिश्ड नाम है, जो कि साथ मिलकर एक कोहेसिव और इम्पैक्टफुल इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स बना सकते हैं। पर इस क्रिएटिव साइड में डीसीयू कितना भयंकर डोमिनेट करने वाला है, और उसके बारे में बात करें। अगर हम आने वाली लैंटर्न्स टीवी सीरीज की बात करें तो उसके शो रनर है क्रिस मंडी, और ये वही है जो ट्रू डिटेक्टिव्स जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड प्रोजेक्ट के भी शो रनर रह चुके हैं। वही टॉम किंग तो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े ही है। पर अगर हम मूवीज की बात करें, जैसे कि आने वाली सुपरगर्ल मूवी, तो उसके डायरेक्टर हैं क्रेग गिलेस्पी। अब ये वो डायरेक्टर है जिन्होंने आई टोनिया और क्रूएला जैसी मूवीज बनाई है, और ये दोनों ही स्टाइलिश और कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज थी जिनमें कॉम्प्लेक्स प्रोटैगनिस्ट थे। तो ये सब देखते हुए तो आप समझ ही गए होंगे कि डीसीयू सेफ बेट्स नहीं ले रहा, बल्कि विजनरीज को अपने साथ लेकर चल रहा है। अब अगला पॉइंट है नो मोर प्रोजेक्ट कंफ्यूजन। अब पहले पॉइंट पे हमने बात करी थी डीसीयू के क्रॉस मीडियम यूनिवर्स होने की, यानी कि यहाँ स्टोरीज, मूवीज, सीरीज और एनिमेशन में भी बटे हुए होंगे। और साथ में सबसे खास बात की अक्रॉस एवरी मीडियम आपको सेम कैरेक्टर, सेम एक्टर्स के साथ नजर आएंगे, चाहे वो मीडियम मूवी हो या सीरीज या फिर एनिमेशन। पर यहाँ एक और गजब की बात है डीसीयू के बारे में, और वो है उनका एल्सवर्ल्ड वाला एस्पेक्ट। अब देखो दोस्तों, एल्सवर्ल्ड को ऑफिशियली अनाउंस करना
करना मैं तो करंट सुपर हीरो जॉनरा का सबसे माइंड ब्लोइंग डिसीजन मानूंगा, क्योंकि एल्सवर्ल्ड की एक्चुअल इंपॉर्टेंस है डीसीयू को उसके कॉमिक रूट्स में जोड़े रखना। हम सब जानते हैं कि एक्चुअल डीसीयू एक कोहेसिव और इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स होगा, पर क्या सिर्फ डीसी के पास वही स्टोरीज है जो वो डीसीयू में दिखा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि कॉमिक्स में तो डीसी के पास और भी कई मास्टरपीस स्टोरीज हैं, तो एल्सवर्ल्ड यहीं पर काम आएगा। यानी कि एल्सवर्ल्ड का काम ही है कि भाई डीसीयू में जो स्टोरीज चल रही है उन्हें चलने दो, पर अगर किसी राइटर या डायरेक्टर के पास किसी दूसरी डीसी स्टोरी का एक जबरदस्त आइडिया है तो उसे लेकर आ जाओ एल्सवर्ल्ड में। डीसीयू के को सीईओ जेम्स गन इन एल्सवर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को छेड़ भी नहीं रहे, यानी कि डीसी स्टूडियोज एल्सवर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करेगा, ताकि डीसी के कंप्लीट कॉमिक बुक पोटेंशियल को टैप किया जाए। और हम सब जानते हैं कि डीसी में कितनी जबरदस्त कॉमिक बुक स्टोरीज हैं, पर आपको पता है कि मैं एल्सवर्ल्ड को सबसे मास्टर क्लास डिसीजन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये सेम काम मार्वल स्टूडियोज नहीं कर रहा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपने आप को इस तरह बना दिया है कि वो जैसे ही उन स्टोरीज को टच करने जाएगा जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बाहर होंगी, तो वो कंटिन्यूटी और ब्रांड कंफ्यूजन डेवलप कर देंगे। पर डीसीयू अपने एल्सवर्ल्ड एस्पेक्ट के साथ इस चीज से बचा हुआ है। अब बात करते हैं आइकॉन्स विद कर्वबॉल्स की। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक गजब का पैटर्न एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वो है कि अगर आप डीसीयू के आने वाले प्रोजेक्ट के स्लेट को देखोगे तो आपको एक क्लियर डिवाइड देखने को मिलेगा, जहाँ एक तरफ होंगे सारे पॉपुलर नाम जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, सुपरगर्ल, जो कि पॉपुलर फेसेस हैं, जो कि फ्रेंचाइजी को जाने पहचाने चेहरों के साथ ग्राउंड करेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको काफी ऑड और लेसर नोन नाम दिखेंगे, जैसे कि क्ले फेस, स्वैम्प थिंग या बूस्टर गोल्ड, जो कि फ्रेंचाइजी और जॉनरा को एक्सपैंड करने का काम करेंगे। पर अगर आप ये कहोगे कि भाई इन सब की जरूरत क्या थी, ये लोग सीधे सीधे फेमस नोन कैरेक्टर्स जैसे फ्लैश, एक्वामैन, इन पर मूवी क्यों नहीं ला रहे? तो याद करो, मैंने आपको हाल फिलहाल बताया था कि कैसे मार्वल ने फेज 4 में सीक्वेंसिंग एरर किया था, जहां बैक टू बैक लेसर नोन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब लेसर नोन कैरेक्टर्स की स्टोरी सामने लाना बहुत जरूरी है एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जिसके साथ साथ उनकी सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना और भी जरूरी है। अभी डीसी पहले क्रिएचर कमांडोज लाने के बाद सीधा आ गया सुपरमैन मूवी की तरफ, तो एक लेसर नोन कैरेक्टर के बाद एक नोन कैरेक्टर की स्टोरी जब तक आती रहेगी तब तक ऑडियंस एंटरटेन भी होगी और उन्हें नए कैरेक्टर्स की कहानी भी मिलती रहेगी। वहीं इससे जॉनरा भी एक्सपैंड होगा। अब मार्वल ने अपने जॉनरा को एक्सपैंड किया फेज 1 और फेज 2 में ग्राउंडेड प्रोजेक्ट्स लाकर, फिर अचानक फेज 3 भर गया मिस्टिक और कॉस्मिक कैरेक्टर से, और फिर फेज 4 की शुरुआत से तो माहौल मल्टीवर्सल हो गया। इस नैरो फील्ड ऑफ लोर में मून नाइट और वेयरवुल्फ बाय नाइट जैसे प्रोजेक्ट्स सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहां फिट हो रहे हैं? ये दिक्कतें आती है जॉनरा एक्सपैंड ना हो तो, और ये गलती डीसीयू नहीं कर रहा। अब डीसीयू के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर में पहले हम मॉन्स्टर से मिले क्रिएचर कमांडोज में, फिर सुपरमैन अपनी कहानी से ह्यूमैनिटी सिखा गया, जिसके बाद पीसमेकर एक आर रेटेड स्टोरी लाइन है एक ट्विस्टेड कैरेक्टर की जो शांति के लिए लोगों की जान लेता है और वो ह्यूमैनिटी सीख रहा है, जिसके बाद सुपरगर्ल प्योर कॉस्मिक रिवेंज स्टोरी लाइन है, क्लेफेस बॉडी हॉरर है, लैंटर्न्स थ्रिलर होगी, स्वैम्प थिंग गॉथिक हॉरर होगी, और वंडर वुमन के आइलैंड की कहानी पैराडाइज लॉस्ट को गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा कहा जा रहा है। यहाँ जॉनरा को शुरू से ही एक्सपैंड किया जा रहा है ताकि आगे जाकर वो नए नए कैरेक्टर्स को इजीली इंट्रोड्यूस कर पाए। अब बात करते हैं एक विजिबल प्लान की। अब ये है वो पॉइंट जो कि डीसीयू की अच्छी फ्रेश रेटिंग का सबसे बड़ा रीजन है। इसके कुछ नुकसान भी है, पर आइए पहले फायदे की बात करें। आप नोटिस करो कि मार्वल अभी जब अपना अप्रोच चेंज कर रहा है, चाहे स्टूडियोज से टीवी, एनिमेशन और मूवीज को अलग करना हो या कम प्रोजेक्ट्स लाने की बात हो, तब भी मार्वल को वो प्रोजेक्ट्स तो सामने लाने ही पड़ेंगे जो उन्होंने अनाउंस किए थे, जैसे आयरन हर्ट, वंडर मैन और विजन क्वेस्ट। ये सभी प्रोजेक्ट्स बिना किसी फाइनल स्क्रिप्ट के ग्रीनलिट कर दिए गए थे, जिसकी वजह से मार्वल को नए प्लान के बाद भी इन्हें लाना पड़ रहा है। इसका सबसे खतरनाक एग्जांपल है ब्लेड, जिसको बिना स्क्रिप्ट के ग्रीनलिट करना मार्वल को आज तक इतना परेशान कर रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ब्लेड का क्या किया जाए। इसका ठीक उल्टा अप्रोच रखा जेम्स गन ने डीसीयू के लिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ना ही फर्स्ट ड्राफ्ट पर आगे बढ़ेंगे ना ही सेकंड ड्राफ्ट पर। जब तक फाइनल स्क्रिप्ट हाथ में नहीं होगी तब तक प्रोजेक्ट ग्रीनलिट नहीं होगा। अब इस वजह से अच्छे प्रॉपर प्रोजेक्ट सामने आएंगे और नो डाउट उनकी रेटिंग जबरदस्त होगी। पर यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, कुछ प्रोजेक्ट जिन्हें अनाउंस किया जाएगा वो शायद ग्रीनलिट ना हो पाए। इसका एग्जांपल हमें दिखा अथॉरिटी के साथ, जिसको अनाउंस तो किया गया था, पर अब जब स्क्रिप्ट सामने नहीं आ पा रही है तो डीसी स्टूडियोज ने उसे ग्रीनलिट नहीं किया। पर मेरे हिसाब से इस मूव के फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम। तो टेक्निकली डीसी ने मार्वल में काम कर चुके जेम्स गन को हायर करके मार्वल में जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी उन्हें शुरू से ही डीसीयू में अवॉइड करने का प्लान सेट कर रखा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्वल भी ढीला बैठा हुआ है, मार्वल ने भी अपनी कमर कस ली है। उन्होंने अपना स्टूडियो डिवाइड कर दिया है, वो बजट्स पर ध्यान दे रहे हैं और वो भी डिफरेंट जॉनर पर एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं।
स्पेशल प्रेजेंटेशन के थ्रू। प्लस नो डाउट डीसी का एरा आता हुआ दिख रहा है, पर अगला साल हम सब जानते हैं मार्वल का है। मार्वल स्टूडियोज के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे इजीली डीसी स्टूडियोज के प्रोजेक्ट्स के आगे रहेंगे। पर फिलहाल बात है आने वाले टाइम को रूल करने की। मार्वल की कमियां निकल कर आ रही हैं कि कैसे वो अपने क्रिएटिव्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कैसे कुछ एक्टर्स की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही। तो ऐसे में डीसी मार्वल की गलतियों को अवॉइड करते हुए और अपनी बेस्ट स्टोरीज को बेस्ट क्रिएटिव्स के साथ आगे रखते हुए आने वाले टाइम को रूल करता हुआ दिख रहा है। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि मुझे कुछ मोमेंट्स देखने हैं डीसीयू में होते हुए। मुझे मदर बॉक्सेस की आवाज सुननी है, मुझे फ्लैश और रिवर्स फ्लैश की ट्विस्टेड राइवलरी देखनी है, और मुझे जस्टिस लीग को प्रॉपर्ली असेंबल होते हुए देखना है। पर आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है डीसी के फ्यूचर के बारे में। क्या आपके हिसाब से अभी भी मार्वल के पास मौका है अपनी गलतियां सुधारते हुए फिर से लीड पकड़ने का, या डीसी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं जॉनरा को लीड करने के? आइए इन सब के बारे में कमेंट से बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।